आशु इसे डॉज करना चाहता था, लेकिन रोशनी के दरवाजे से निकलने वाली रोशनी असल में लाइट की स्पीड से आ रही थी। एज लॉन्ग एज आशु की स्पीड लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंचती, उसके लिए इसे डॉज करना नामुमकिन था। रोशनी आशु पर शाइन हुई और उसकी स्ट्रेंथ इरप्ट होने लगी। उसने अपने हेवी और सॉफ्ट दोनों कवच पहने हुए रोशनी का मुकाबला करना अटेम्प्ट किया। हालांकि रेस्प्लेडेंट रोशनी ने उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसने केवल आंसू को एक इरेजिस्टिबल फोर्स फील कराई, जो उसे रोशनी के दरवाजे की तरफ खींच रही थी। दूसरों ने केवल यह देखा कि आंसू का शरीर दरवाजे से निकलने वाली रोशनी से जगमगा उठा और फिर उसकी तरफ उड़ने लगा। ये देख जीवन के एक्सप्रेशन बदल गए। हालांकि वो नहीं जानता था कि रोशनी के दरवाजे के अंदर क्या था, लेकिन वो जानता था कि वो आंसू को इस जोखिम में नहीं डाल सकता। इसलिए वो एरेना में कूद पड़ा। सिचुएशन को मैनेज करने वाले कुछ इंचार्ज पिक ऑफिसर्स भी जीवन के साथ दौड़ पड़े। प्लीज रुको, मैं आशु की तरफ से हार मानता हूं। जीवन आशु की तरफ बढ़ते हुए सिद्धार्थ से चिल्लाकर कहा। सिद्धार्थ की आंखों में नाराजगी दिखाई दी और रोशनी का दरवाजा खुल गया, जिसमें से निकलकर रोशनी जीवन और उसके पीछे आ रहे ऑफिसर्स की तरफ बढ़ी। जीवन की नजरें फोकस्ड हो गई। रोशनी के स्कैटर होने के पल में उसने जमीन पर हाथ रखा और उसे प्रेस किया, जिससे उसका शरीर तुरंत जमीन के अंदर घुस गया। लेकिन पीछे आ रहे इपिक ऑफिसर रोशनी से जगमगा उठे और वे रोशनी के दरवाजे की तरफ उड़ गए। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, अपनी बायनरी को कंट्रोल नहीं कर सके। जमीन के अंदर घुसा जीवन दूसरी तरफ से अपीयर हुआ। रोशनी के दरवाजे से रोशनी फिर से स्कैटर हो गई और उसे अंदर खींचने लगी। यह मुकाबला खत्म हो गया। सिद्धार्थ वाकई ट्रू मिथिकल स्टेज पर है। यह व्हील ऑफ डेस्टिनी की पावर होनी चाहिए। करण ने कहा, यह सच में शायन किंग है कि एक कोकून के अंदर का क्रिएचर एक ऐसे इंसान को, जिसका प्राइमोर्डियल एनर्जी सी हाल ही में क्रिपल हो गया था, एक मिथिकल एक्सपर्ट बना सकता है। युवराज ने सोचने के बाद कहा। इरा झिझक रही थी, इस बात को लेकर अनश्योर कि क्या उसे आशु की मदद करनी चाहिए। आशु ने कई तरीके आजमाए, लेकिन वो रोशनी की पावर से बचने में नाकाम रहा। वो धीरे धीरे रोशनी के दरवाजे की तरफ खींचा जा रहा था। रोशनी के दरवाजे के अंदर एक ब्राइट डिवाइन रोशनी थी। हालांकि वो अंदर क्या था ये नहीं देख सका, लेकिन वो श्योर था कि वहां डेफिनेटली एक बड़ा हॉरर होगा। अगर उसे उसमें खींच लिया गया तो शायद वो मारा जाएगा। ट्रूथ लिसनर की ईविल नलिफिकेशन लाइफ सोल काम नहीं आई। इसलिए आशु ने अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट को गॉड स्लेयर्स बॉडी पर स्विच कर दी और जीरो तबू तुरंत एक लाइट बल्ब की तरह जल उठी। लगभग उसी वक्त रोशनी से आ रहा इरेजिस्टिबल खिंचाव गायब हो गया। हालांकि आशु शांत रहा और रोशनी के दरवाजे की तरफ धीरे धीरे उड़ता रहा। सिद्धार्थ, क्या फिर तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? आशु ने सिद्धार्थ से पूछा। अगर तुम सिर्फ मारे गए तो तुम्हें हल्के में छोड़ दिया जाएगा। सिद्धार्थ ने अपनी बिना किसी इमोशन वाली आवाज में कहा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो बेझिझक मारो, लेकिन उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जाने दो। आशु ने कहा। तुम्हें प्रोटेक्ट करने की वजह से उन्हें मरना ही होगा। इसके अलावा यह जीवन ही था जिसने मेरी बहन के प्राइमोर्डियल एनर्जी सी को क्रिपल किया था। उसे इसका हिसाब चुकाना ही होगा। सिद्धार्थ ने कहा। इस केस में या तो तुम मरोगे या मैं आज मरूंगा। आशु ने बैम्बू ब्लेड को कसकर पकड़ लिया। मरने वाले तुम ही होगे, मैं नहीं। तुम्हें तो घोड़ के साथ जिंदगी और मौत के बारे में बात करने तक का अधिकार नहीं है। शांति से हेवन जाओ। यह तुम्हारा फाइनल एस्केप है। सिद्धार्थ रोशनी के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और सोल को हेवन में ले जाने वाले एक एंजल की तरह हाथ बढ़ाया। मेरा हेवन जैसी जगह पर जाने का कोई प्लान नहीं है। क्या तुम हेवन के मालिक को मैसेज पास कर सकते हो? उससे बताओ कि जब उसके पास वक्त हो तो वो मुझसे मिलने मोर्टल वर्ल्ड में आए। आशु ने कहा और वो पहले से ही रोशनी के दरवाजे के सामने था। बैम्बू ब्लेड हाथ में लेकर उसने अपनी सेबर निकाली। अपनी सारी स्ट्रेंथ, स्पीड और प्राइमोर्डियल एनर्जी के साथ उसने फुल पावर्ड स्ट्राइक को डिलीवर किया, जिससे आशु का शरीर हवा के में फ्लैश हुआ। सिद्धार्थ की आंखें फैल गईं, जैसे कि वो यकीन ही नहीं कर पाया हो कि होली एंजल के रिडेम्पशन के बावजूद आशु अभी भी अटैक लाइनच कर सकता है। वो मूव होना चाहता था और स्ट्राइक को रेसिस्ट करना चाहता था। हालांकि उसे रियलाइज हुआ कि भले ही उसने सेबर देखी थी, उसके ब्रेन की रिएक्शन स्पीड उसके साथ बनी नहीं रह सकती।
वो बस सेबर को अपनी गर्दन पर स्लाइस करते हुए देख सकता था, लेकिन मूव नहीं हो सकता था। इसीलिए उसका चेहरा डर से काला पड़ चुका था। लगभग उसी वक्त जब आशु ने हमला किया, एक परछाई जिसके पीछे ब्लड बीम थी, हवा को चीरती हुई आई और एरिना की बाहरी दीवार पर लैंड हुई। ये कोई और नहीं बल्कि आशु का मुंह बोला। बड़ा भाई रोशन शेरगिल था, जो अपनी लाइफ सोल के साथ फ्यूज था। इरा, युवराज और करण ने भी आशु की स्ट्राइक को शायनक होकर देखा। जो वे जानते थे, उसके अकॉर्डिंग एक क्रिएचर जो मिथिकल लेवल पर नहीं है, उसके पास व्हील ऑफ डेस्टिनी के मिरेकल को रेसिस्ट करने की एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह अनबिलीवेबल लगा कि आशु सच में मिरेकल के बीच अपनी सेबर स्विंग कर सकता है। इसके अलावा यह स्ट्राइक इतनी फास्ट और स्टनिंग थी, ऐसा लग रहा था कि ये एपिक स्टेज की स्पीड को एक्सीड कर गई है। केवल इरा समझ पाई कि आशु का मूव एक मिथिकल टेक्निक के लेवल तक पहुंच गया था। सिद्धार्थ आशु के बहुत करीब था, हालांकि उसके पास डिवाइन लेवल की स्पीड थी। फिर भी वो आशु की स्ट्राइक को डॉज नहीं कर सका। हालांकि वो भी हैरान रह गई। भले ही ये एक डिवाइन टेक्निक हो, उसके लिए व्हील ऑफ डेस्टिनी की मिराक्युलस पावर को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। होली एंजल के रिडेम्पशन में आशु अपनी सेबर से स्लैश कर सकता है, इसकी कोई और वजह होनी चाहिए। यहां तक कि इरा भी सही वजह का अंदाजा नहीं लगा सकी। जहां से भी ब्लेड बीम होकर गुजरी, सिद्धार्थ की गर्दन के उन हिस्सों पर लाल खून फ्लावर की तरह खिल उठा जो एंजल कवच से प्रोटेक्टेड नहीं थे। सिद्धार्थ ने अपनी गर्दन को हाथ से कवर कर लिया और आंखें चौड़ी कर आंसू की तरफ देखा। उसकी पीठ पर 6 एंजल विंग्स सर्कुलेट होना बंद हो गए और रोशनी का दरवाजा शैटर हो गया और फिर गायब हो गया। जीवन और बाकी ऑफिसर्स जो रोशनी में खींचे जा रहे थे, उन्होंने अपने शरीर पर कंट्रोल वापस पा लिया और खंडहर बन चुके। आरीना में लैंड हुए वे हैरानी से आंसू और सिद्धार्थ की तरफ देख रहे थे। सिद्धार्थ ने अपनी गर्दन पकड़ी, लेकिन खून बहता रहा। वो कुछ कहना चाहता था और उसने मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। खून बहता रहा। फेरोशियस दिखने वाले सिद्धार्थ ने अचानक अपनी गर्दन को ढकने वाला हाथ हटा दिया और आंसू पर झपट पड़ा, जैसे कि वो उसके साथ मरने तक लड़ना चाहता था। हालांकि जब वो आंसू पर झपटा तो उसके शरीर पर से एंजल कवच अपने आप हट गया और 6 विंग्ड सेराफिम की फॉर्म में वापस आ गया, जो हवा में तैर रहा था। 6 विंग्ड सेराफिम की पावर खोने के बाद सिद्धार्थ, जो पहले से ही बुरी तरह जख्मी था, आशु तक पहुंचने से पहले ही आसमान से गिर गया। सिद्धार्थ जमीन पर जोर से गिरा और उठने के लिए स्ट्रगल करने लगा। उसकी आंखें हवा में तैरते 6 विंग्ड सेराफिम की तरफ गड़ी हुई थीं। वो कंफ्यूज्ड, हैरानी, गुस्से, नफरत और कई दूसरे इमोशंस से भरा हुआ था। 6 विंग्ड सेराफिम, जिस पर वो रिलाइड था, ने आखिरी पल में उसे धोखा दे दिया था। एक एंजल के नाम पर मैं तुम्हें प्रोटेक्टेड रहने की पावर बिस्टो करता हूं। ह्यूमन, क्या तुम मेरे साथ लड़ने और मुझे अपना गार्जियन बनाने के लिए तैयार हो? जब सिद्धार्थ ने 6 विंग्ड सेराफिम की बात सुनी तो उसने मुंह में भरा खून थूक दिया। उसने कभी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने 6 विंग्ड सेराफिम को अपना गार्जियन बनाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। अब उसने उसे छोड़ दिया था और आंसू का गार्जियन बनने की बात कर रहा था। क्या मेरा गार्जियन बनने के लिए तुम्हारी कोई शर्तें हैं? आंसू के दिमाग में दी सेलेस्तारा के शब्द फ्लैश हुए और उसने सबकॉन्शियसली पूछा, कोई शर्तें नहीं है। जब तक तुम तैयार हो, मैं तुम्हारा गार्जियन बन जाऊंगा और तुम्हें गॉड की पावर बिस्टो करूंगा। 6 विंगेड सेराफिम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। जब सिद्धार्थ ने यह सुना तो वो और नहीं रोक सका। वो अचानक खड़ा हो गया और अपनी आंखें फैलाकर आसमान में 6 विंग्ड सेराफिम की तरफ इशारा करने लगा। उसने अपना मुंह खोला, मानो वो कर्ज देना चाहता हो, लेकिन जब उसने दोबारा मुंह खोला तो खून उगलने लगा, जो चारों ओर छिटक गया। मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे साथ वैसा बर्ताव नहीं करोगे जैसा तुमने सिद्धार्थ के साथ किया? आशु ने 6 विंग्ड सेराफिम से कहा, गार्जियन लड़ाई के लिए ही पैदा होते हैं। अगर तुम मुकाबले में हार जाते हो तो मेरे तुम्हारे साथ रहने का क्या मतलब? जब तक तुम दोबारा लड़ने की एबिलिटी रखते हो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। 6 विंग्ड सेराफिम ने कहा, तुम्हारी बात में फैक्ट है, तो मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मेरे गार्जियन बन जाओ? आशु ने फिर पूछा। यह बहुत आसान है, तुम्हें बस अपनी एक बूंद खून मेरी हथेली में टपकानी होगी, फिर मैं रिचुअल पूरा कर दूंगा। 6 विंग्ड सेराफिम ने कहा और अपनी हथेली बढ़ा दी। ठीक है,
आशु ने अपनी उंगली काटी और सिक्स विंग्ड फोर्ट सेरफिम की हथेली की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जब उसकी उंगली से खून की बूंद सेरफिम की हथेली पर गिरने ही वाली थी तो उसके लेफ्ट हाथ में मौजूद बैम्बू ब्लेड लाइटनिंग बोल्ट की तरह सेरफिम की गर्दन की तरफ बढ़ा। सिक्स विंगेड सेरफिम के विंग्स अम्ब्रेला की तरह फैल गए और कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह उसके शरीर को प्रोटेक्ट किया, जिससे आशु की स्ट्राइक ब्लॉक हो गई। उसी वक्त वो तेजी से पीछे हट गया। ह्यूमन, तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो, सिक्स विंगेड सेरफिम ने पीछे हटते हुए कहा। आशु ने बार बार उस पर स्लैश किया। सिक्स विंग्ड सेरफिम कंपेनियन बीस्ट से अलग था। कंपेनियन बीस्ट्स पूरी तरह से अपने मास्टर्स के कंट्रोल में होते थे, लेकिन सिक्स विंग्ड सेरफिम को अपने ओनर को छोड़ने की आजादी थी और उसकी खुद की एक कॉन्शियसनेस थी। चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आंसू उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। उसके पास बहुत सारे राज थे फ्यूचर में। अगर सिक्स विंग्ड सेरफिम उससे दगा करता तो वे सारे राज उजागर हो जाते। आंसू ऐसा कभी नहीं होने दे सकता था। आंसू ने सिक्स विंग्ड सेरफिम को मारने के लिए ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ के कंट्रोल के बिना सिक्स विंग्ड सेरफिम पहले से भी ज्यादा ताकतवर था। वो हवा में इतनी रफ्तार से मूव हो रहा था कि उसकी आफ्टर इमेजेस ही दिख रही थी। ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल का इस्तेमाल करने के बावजूद भी आंसू की सेबर फैंटम पर ही स्लैश कर पा रही थी। कई स्लैश करने के बावजूद वो सेरफिम को छू भी नहीं सका। ह्यूमन, जल्द ही तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खो दिया है। जब वो वक्त आएगा तो तुम्हें आज किए गए इस बर्ताव पर पछतावा होगा, सिक्स विंगड सेरफिम ने पीछे उड़ते हुए कहा। उसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज थी। उसने अपने सिक्स विंग्स फड़फड़ाए और ऐसे गायब हो गया जैसे उसने टेलीपोर्ट कर लिया हो। आशु ने हल्की सी पलकें चढ़ाईं और सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ बेहोश हो चुका था। जीवन के लोग उसके जख्मों को चेक कर रहे थे। तुम इससे कैसे निपटाने का इरादा रखते हो? जीवन आशु के पास आया और पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? आशु ने सवाल करते हुए कहा, तुम्हारी उससे हुई बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड किया गया खिस है। अगर तुम उसे मार भी देते हो तो यह सेल्फ डिफेंस ही माना जाएगा। रेड्डी परिवार कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसे मारने का कोई खास फायदा नहीं है। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं चाहता हूं कि वो जिंदा रहे, ताकि हम उससे सिक्स विंग्ड सेरफिम की इंफॉर्मेशन निकाल सकें। जीवन ने धीरे से कहा, तो फिर जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करो। अगर तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे भी एक काइनपी देना। मैं अब वापस जा रहा हूं, आशु ने कहा और फिर एरिना से बाहर निकल गया। एरिना की बाहरी दीवार पर करण ने आर्मी यूनिफॉर्म पहने रोशन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ओवरसियर शेरगिल, आपकी शेरगिल फैमिली को एक और पावरफुल जनरल मिलने पर कंग्रेचुलेशंस। वो तो बस थॉमस कॉलेज का एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। वो जनरल कहे जाने के काबिल नहीं है। जैसा कि भाई करण ने कहा, रोशन ने बेरुखी से कहा। फिर वो आगे बोला, अगर आप तीनों को दिक्कत ना हो तो क्यों ना मेरे रेजिडेंस पर जाकर चाय पिएं। ये तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। युवराज और ईरा ने भी सिर हिलाते हुए सहमति जताई। शायद वे जानते थे कि रोशन ने उन्हें क्यों इनवाइट किया था। जब आशु स्कूल लौट रहा था तभी दी सेलेस्तारा के मैसेज वाली स्पेशल रिंगटोन बजने लगी। सिक्स विंग्ड सेरफिम की प्रोटेक्शन में रहने वाले सिद्धार्थ को हराने में कामयाब होना, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन तुमने सिक्स विंग्ड सेरफिम को ठुकरा दिया। क्यों? क्या तुम्हें पता है कि तुमने एक रेयर अपॉर्चुनिटी गंवा दी है? ये सिक्स विंग्ड सेरफिम आखिर है क्या? वो ना तो एक कंपेनियन बीस्ट जैसा लगता है और ना ही ऑर्डिनरी डायमेंशनल क्रिएचर्स जैसा। आशु ने पूछा, तुम सही कह रहे हो। सिक्स विंग्ड सेरफिम ना तो एक कंपेनियन बीस्ट है और ना ही एक प्योर डायमेंशनल क्रिएचर। सीधे शब्दों में कहें तो वो बस एक टूल है, दी सेलेस्तारा ने जवाब दिया। टूल कैसा? टूल, आशु ने हैरानी से पूछा। नेचुरली ये एक कॉम्बैट टूल है, साथ ही ये ह्यूमंस के लिए मिथिकल स्टेज पर पहुंचने का एक टूल भी है। इनेट लिमिटेशंस की वजह से तुम ह्यूमंस में खुद मिथिकल स्टेज पर पहुंचने की एबिलिटी नहीं होती। इस स्टेज पर पहुंचने के लिए तुम्हें सिक्स विंग्ड सेरफिम जैसे एक गार्जियन को ऑब्टेन करना होगा। गार्जियन के शरीर को बोरो करके तुम मिथिकल स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर सकते हो और अपना पाथ कंटिन्यू रख सकते हो। सिक्स विंग्ड सेरफिम का तुम्हारे साथ चलने की इच्छा रखना तुम्हें मिथिकल स्टेज तक पहुंचने का मौका देने के बराबर था, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? दी सेलेस्तारा ने चिढ़ाते हुए कहा।
तुम्हारा मतलब है गार्जियन के शरीर को बोरो करना? क्या तुम कहना चाहती हो कि ह्यूमन बैनडीज अब और आगे इंप्रूव नहीं हो सकती और फ्यूचर में सिर्फ गार्जियन के शरीर को ही मजबूत किया जा सकता है? आशु को कुछ सेंस हुआ, इसीलिए उसने सतर्कता से पूछा, मैंने अभी कहा ना, ह्यूमंस की बायोडीज की इनेट लिमिटेशंस की वजह से तुम्हारे लिए मिथिकल स्टेज तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तुम ज्यादा से ज्यादा एपिक स्टेज के शिखर तक ही पहुंच सकते हो। गार्जियन ही तुम्हारा इकलौता रास्ता है। ये मत सोचो कि गार्जियन के लिए अपने मालिक को धोखा देना आसान होता है। सिक्स विंग्ड सेराफिम ने सिद्धार्थ को धोखा किया क्योंकि सिद्धार्थ उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं था। उसने सिर्फ एक स्पेशल मेथड से टेम्पोरली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया था। लेकिन अगर तुम होते तो तुम सच में सिक्स विंगड सेराफिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे। वो इतनी आसानी से तुम्हें धोखा नहीं देता। अब क्या तुम्हें उसे ठुकराने का पछतावा हो रहा है? गार्जियन आखिर होते क्या हैं? आशु को कोई पछतावा नहीं था। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि वे एक्चुअली हैं। क्या उन्हें पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग स्पीशीज के रिप्रेजेंटेटिव माना जा सकता है? हर स्पीशीज का एक गार्जियन होता है। वे किसी ह्यूमन को अपना सहारा बनाते हैं और उसी के साथ मिलकर लड़ाई करते हैं, जिससे वे ग्रो होते हैं और डायमेंशनल क्रिएचर्स के इन्वेजन का सामना करने में तुम्हारी मदद करते हैं, दी सेलेस्तारा ने कहा। शुरू से ही तुम लोगों ने डायमेंशनल क्रिएचर्स को क्रिएट किया था। अब तुम हमें उनके इन्वेजन से बचाने की बात कर रही हो। आशु ने मन ही मन मजाक उड़ाया, लेकिन उसने ये बात जोर से नहीं कही। उसे लगा कि गार्जियन उतने सिंपल नहीं है जितना दी सेलेस्तारा ने बताया था। पृथ्वी पर कितने गार्जियन हैं? आशु ने कुछ सोचकर पूछा। अगर उसे गार्जियन की तादाद का पता चल जाता तो वो ये भी जान सकता था कि डायमेंशनल स्पीसीज की टोटल तादाद कितनी है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन तुम खुद गिन सकते हो। गार्जियन कोकून से जन्म लेते हैं। अगर तुम पृथ्वी पर मौजूद कोकून्स की तादाद गिन लो तो तुम्हें गार्जियन की टोटल तादाद का पता चल जाएगा, दी सेलेस्तारा ने चिढ़ाते हुए कहा। यह तो कुछ भी ना बताने के बराबर है। आशु ने दी सेलेस्तारा को मन ही मन कोसा। वो कभी भी किसी इंपॉर्टेंट सवाल का सीधा जवाब नहीं देती थी। हालांकि दी सेलेस्तारा की बातों ने उसे एक बात याद दिलाई। ओल्ड ड्रैगन केव में सफेद ड्रैगन के पास वाला कोकून अब गायब था, लेकिन एंट नेस्ट में मौजूद कोकून अभी भी वहीं था। शायद उसे अब उसी पर फोकस्ड करना चाहिए। उसके फोन में मौजूद एंट नेस्ट डेंजन बाकी जगहों से काफी अलग था, जहां बाकी कोकून्स को एक से बढ़कर एक खतरनाक मिथिकल क्रिएचर्स प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन वही एंट नेस्ट में सिर्फ एक एपिक क्लास की गोल्डन फ्लाइंग एंट इसे प्रोटेक्ट कर रही थी। यह फर्क वाकई एक्स्ट्रॉर्डनरी था। क्या गार्जियन की स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंस होता है? आशु को लगा कि सिक्स विंग्ड सेराफिम उस गार्जियन से थोड़ा कमजोर था जिसे उसने एंट नेस्ट में देखा था। अलग अलग स्पीशीज की स्ट्रेंथ में नेचुरली फर्क होता है। क्यों, क्या तुम्हें गार्जियन में दिलचस्पी हो गई? अगर तुम मुझसे विनती करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, एक पावरफुल गार्जियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में, दी सेलेस्तारा ने जवाब दिया। तुम्हारी दरियादिली के लिए शुक्रिया, आशु ने कहा। उसे सिद्धार्थ की दुर्दशा याद आई और वो दी सेलेस्तारा से कोई मदद मांगने की हिम्मत नहीं जुटा सका। क्या रियली ह्यूमंस के लिए खुद मिथिकल स्टेज पर ब्रेक थ्रू करना नामुमकिन है? आशु दी सेलेस्तारा की बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता था, लेकिन उसने कभी किसी के मिथिकल स्टेज पर पहुंचने के बारे में भी नहीं सुना था। कॉलेज लौटने के बाद आशु एक बार फिर टॉर्च ड्रैगन से मुलाकात करने के लिए टेंपल गया और जल्दी ही मुलाकात मुक्कालात में बदल गई। मिथिकल ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमोर्टल ने उसकी स्पीड को बहुत इंक्रीज कर दिया था। भले ही उसका स्पीड स्टैट सिर्फ 40 था, लेकिन ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमोर्टल की पावर के साथ उसकी स्पीड ऑलरेडी कहीं ज्यादा तेज थी। यहां तक कि जब उसने सिक्स विंग्ड से फॉर्म हुए ड्रैगन विंग्स का पूरी लिमिट पर इस्तेमाल किया था, तब भी वो इतनी स्पीड अचीव नहीं कर पाया था। हालांकि वो पावर बर्स्ट केवल थोड़े वक्त के लिए ही टिक सकता था। उस स्पीड के अंडर ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता था। ऐसा नहीं था कि उसकी प्राइमोर्डियल एनर्जी की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही थी, बल्कि इसलिए कि उसका शरीर इतने बड़े बर्डन को विथस्टैंड नहीं कर सकता था। एक डिवाइन स्किल का बर्डन उसके शरीर के लिए किसी भी इपिक स्किल से कई सौ गुना बड़ा था। टॉर्च ड्रैगन के साथ मुक्कालात करने के बाद आशु को रियलाइज हुआ कि वो पहले से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में था। ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड को ब्लॉक करने
और उसे डॉज करने के चांसेस और भी ज्यादा हो गए थे आमे थे। इसके अलावा वो पहले जैसी दयनीय हालत में नहीं था। वो आसानी से 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक टिक गया, या यहां तक कि 4 घंटे से भी ज्यादा अगर वो थका नहीं होता तो वो और भी लंबे वक्त तक टिक सकता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि टॉर्च ड्रैगन के फ्लैश की टफनेस आशु की इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा थी। डेमोनिक नियोनेट की एंशिएंट स्वॉर्डसी ने उसे कई बार हिट किया था, लेकिन वो केवल कुछ हार्मलेस जख्म ही छोड़ने में कामयाब हो पाई थी, जो जानलेवा तो बिल्कुल नहीं थे। इसके अलावा टॉर्च ड्रैगन में पावरफुल सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज भी थी। लड़ाई के दौरान उसके शरीर पर आए जख्म अपने आप ठीक हो जाते थे। जख्मों का उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता था। आशु ने टॉर्च ड्रैगन से निपटने के लिए पॉइजन ड्रैगन पाम का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की थी, लेकिन आउटकम अच्छा नहीं था। हालांकि उसने एक पॉइजन पाम प्रिंट छोड़ दिया था, लेकिन वो जल्द ही गायब हो गया। इसलिए टॉर्च ड्रैगन के शरीर में पॉइजन फैलने में नाकाम रहा। मैं टॉर्च ड्रैगन को कैसे मार सकता हूं? फाइनली वो टॉर्च ड्रैगन के ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड को ब्लॉक कर सकता था, लेकिन वो उसे मार नहीं सकता था। उसे किसी दूसरे सॉल्यूशन के बारे में सोचना था। कुछ सोचने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई भी एबिलिटी टॉर्च ड्रैगन को मारने के लिए इनफ नहीं थी। अगर डेमोनिक नियोनेट एडवांस हो जाए तो टॉर्च ड्रैगन को मारने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन वो ना तो कुछ खाती है ना ही पीती है। मैं उसकी एडवांस होने में कैसे मदद कर सकता हूं? आशु ने इस टाइम पीरियड के दौरान डेमोनिक नियोनेट को खिलाने के लिए काफी सारी चीजें ली थीं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। इसलिए आशु को डर था कि कहीं वो भूख से तो नहीं मर जाएगी। अगर मैं डेमोनिक नियोनेट पर रिलाई नहीं रह सकता तो मैं केवल डेड मैन ट्री के फ्रूट और टायरेंट बेहेमोथ के इवोल्व होने का इंतजार कर सकता हूं। आशु ने टायरेंट बेहेमोथ को देखा, जो अभी भी इवोल्व हो रहा था, और उसे नहीं पता था कि ये कब कंप्लीट करेगा। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी इंतजार करने के लिए मजबूर था। इसके बजाय डेड मैन ट्री का फ्रूट था, जो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। लेकिन फ्रूट की अपीयरेंस ने आशु को ऐसा महसूस कराया कि ये एक ब्लैक ग्रे ग्रेनेड जैसा दिखता है। ये जल्द ही बाहर आ जाना चाहिए। पता नहीं किस तरह का कंपेनियन बीस्ट इससे इंक्यूबेट होने के बाद निकलेगा। अगर इसमें लाइफ ब्लास्ट और कर्स पावर्स हुई तो मैं इसे टॉर्च ड्रैगन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता हूं। हालांकि आशु ने ऐसा सोचा था, लेकिन उसने इस कंपेनियन बीस्ट पर अपनी सारी उम्मीदें नहीं रखी। आशु ने फिर से सहारनपुर बैटलफील्ड पर जाने के बजाय मेटलवर्क टेम्पल की तरफ अपना रुख किया। वहां एक गोल्डन त्रिशूल था। गोल्डन त्रिशूल बिना किसी शक के एक मिथिकल क्रिएचर था। जो कंपेनियनिंग इससे ड्रॉप होगा वो शायद एक वेपन की फॉर्म में ही होगा। हालांकि ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड बहुत पावरफुल थी, फिर भी ये एपिक लेवल पर ही थी। ये एवर विक्टोरियस ट्रेड की वजह से ही टॉर्च ड्रैगन को जख्मी कर पाई थी। अदरवाइज ये टॉर्च ड्रैगन की चमड़ी को भी नहीं फाड़ सकती थी। आशु को लगा कि उसे एक मिथिकल वेपन हासिल करने का तरीका सोचना होगा। एक मिथिकल वेपन के साथ टॉर्च ड्रैगन को मारने के चांसेस काफी हाई होंगे। इसलिए उसने गोल्डन त्रिशूल पर अपनी नजरें गड़ा दी। गोल्डन त्रिशूल ने पहले भी ब्लड के रंग के अवतार को मार डाला था, लेकिन आशु को लगा कि इसे क्रैक करने का एक तरीका हो सकता है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। जब वो डेड मैन ट्री के फ्रूट और बेहमोथ के इवोल्व होने का इंतजार कर रहा था, उसने गोल्डन त्रिशूल को मारने का तरीका सोचना शुरू कर दिया। एक बार फिर वो टेम्पल पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसने गोल्डन त्रिशूल को फर्नेस में एम्बेडेड देखा। गोल्डन फ्लेम्स उसकी बॉडी को जला रही थीं, लेकिन इससे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। जैसे ही आशु ने एक नजर डाली, उसने देखा कि गोल्डन रोशनी गोल्डन त्रिशूल पर शाइन हो रही थी, मानो पूरे मेटल वर्क टेम्पल को निगलना चाहती हो। पिछली बार ब्लड के रंग का अवतार तुरंत मारा गया था। उसे डॉज करने का चांस भी नहीं मिला था। हालांकि इस बार आशु ने स्ट्रेंथन 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को बुलाया और उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए तैनात किया। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन ने सीधे सैंक्टिफिकेशन का इस्तेमाल किया, जिससे इसका शरीर जेड की तरह व्हाइट हो गया और इसने अपने 6 ड्रैगन विंग्स फैला दिए। इसके शरीर पर भी होली फ्लेम्स जलने लगीं और इसने ड्रैगन ब्रेथ रिलीज कर आशु के सामने की गोल्डन रोशनी को ब्लॉक कर दिया। बूम टेरिफाइंग टक्कर से पूरा टेम्पल हिल गया। आशु ने देखा कि गोल्डन त्रिशूल फर्नेस से बाहर निकलकर 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के पीछे से उड़कर एक गोल्डन बीम में ट्रांसफॉर्म हो गया और 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन पर हमला करने के लिए बढ़ा। शुक्र है इसकी स्पीड बहुत तेज नहीं थी।
हालांकि इसके पास सुप्रेमेसी का एक डोमिनेटिंग ऑरा था, सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन की पीठ के सिक्स विंग्स ब्लेड में बदल गए और ऊपर से आते हुए गोल्डन त्रिशूल पर स्लैश कर दिया। कड़कड़ सिक्स विंग और गोल्डन त्रिशूल के बीच टकराव की आवाज आई और सिक्स विंग्स में से कई टूट गए। कितनी खौफनाक विध्वंसक पावर है। आंशु घबराया नहीं, बल्कि खुश हुआ। केवल इतनी पावरफुल डिस्ट्रक्टिव पावर से ही वो टॉर्च ड्रैगन को मार सकता था। आंशु की कमांड पर सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन ने गोल्डन त्रिशूल के साथ मुठभेड़ की। हालांकि वो सीधे क्लैश में नहीं पड़ा। इसकी स्पीड सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन जितनी तेज नहीं थी। हालांकि इसका अटैक डोमिनेटिंग था, लेकिन सीधे टकराव के बिना यह सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को कुछ नहीं कर सकता था। सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन ने मौका पाकर अपने दो सामने के पंजों से हमला किया और गोल्डन त्रिशूल को आसमान से नीचे जमीन पर दबोच दिया। गोल्डन त्रिशूल की बॉडी से गोल्डन रोशनी किसी बाढ़ की तरह निकलने लगी। वो छटपटाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन ने इसे जमीन पर दबोच रखा था। ये चाहे जो कर ले, आजाद नहीं हो सका। हालांकि इसकी विध्वंसक पावर स्ट्रांग थी, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन से ज्यादा नहीं थी। पल भर में दोनों मिथिकल क्रिएचर्स डेडलॉक में फंस गए। एक से गोल्डन रोशनी निकल रही थी और दूसरे से होली फ्लेम्स निकल रही थीं, जिससे टेम्पल लगातार कांप रहा था। टेम्पल के बाहर खड़ा ब्लड के रंग का अवतार ये लड़ाई देख रहा था। हालांकि सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन थोड़ी एडवांटेज में था, लेकिन वो त्रिशूल को मार नहीं सकता था। आंशु ने दांत पीस लिए और ब्लड के रंग के अवतार को ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड कर लेकर अंदर घुसाने के लिए कंट्रोल किया। उसने ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड को लहराई और गोल्डन त्रिशूल पर जोरदार हमला किया। जैसे ही वो टेम्पल के अंदर घुसा, ब्लड के रंग का अवतार के हेवी कवच पर कार्व डिवाइन पैटर्न चमकने लगे। कुछ ही पलों में वो कोलैप्स हो गया। फॉर्चुनेटली ब्लड के रंग का अवतार पहले ही गोल्डन त्रिशूल के सामने पहुंच चुका था। ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड ने एक पावरफुल स्वॉर्ड बीम के साथ स्लैश डाउन किया। एक कानों को बहरा कर देने वाली आवाज के साथ गोल्डन त्रिशूल पर एक बारीक दरार आ गई। आंशु का एक हमला झेलने के बाद गोल्डन त्रिशूल का शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उसके सरफेस से गोल्डन रोशनी निकलने लगी। आंशु ने तुरंत अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके छलांग लगाई और सिक्स विंग्ड के पीछे आकर छिप गया, जिससे वो गोल्डन बीम के हमले से बच गया। गोल्डन रोशनी सिक्स विंग्ड की होली फ्लेम्स के साथ जाकर टकरा गई और होली फ्लेम्स को स्लाइस करते हुए उसके विंग्स को काटते हुए गहरे जख्म छोड़ दिए, जो हड्डी तक पहुंच गए, जैसा कि एक मिथिकल क्रिएचर से एक्सपेक्टेड था, जो एक वेपन की फॉर्म में था। ये डिस्ट्रक्टिव पावर वाकई खौफनाक थी। आंशु घबराया हुआ था। अगर वो गोल्डन रोशनी से टकराता तो कवच की दो लेयर्स भी शायद उसे बचा नहीं पाती। ये अफसोस की बात थी कि गोल्डन त्रिशूल की डिस्ट्रक्टिव पावर, चाहे जितनी भी पावरफुल हो, वो सिक्स विंग्ड के पंजों से सप्रेस्ड था, जिससे वो अपनी इमेंस पावर को अनलीश नहीं कर पा रहा था। सिक्स विंग्ड ने गोल्डन त्रिशूल को कसकर पकड़ रखा था। उसने अपने पंजे किसी भी कीमत पर नहीं ढीले किए। उसका शरीर गोल्डन रोशनी से जख्मी हो गया था। किस्मत से ये जख्म जानलेवा नहीं थे। आंशु ने जल्दी से डेमोनिक नियोनेट को बुलाई और उसे गोल्डन त्रिशूल पर हमला करने के लिए एंशिएंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने के लिए कहा। सिक्स विंग्ड लगभग हर चीज में अच्छा था। ये लड़ सकता था, टैंक कर सकता था और फिर भी सरवाइव कर सकता था। इसके बारे में एक लौती बुरी बात यह थी कि इसके पास कोई ऑफेंसिव व्हील ऑफ डेस्टिनी नहीं था। यह भी सिक्स विंग्स से बुट, लेकिन सिक्स विंग्ड सेरफिम के पास होली एंजल का रिडेम्पशन था। वो वाकई में एक अच्छा वेपन था। हालांकि हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन की प्रोवाइड की गई लाइफ सेविंग एबिलिटी कुछ ऐसी थी जो सिक्स विंग्ड सेरफिम के पास नहीं थी। नहीं तो सिद्धार्थ की गर्दन वो इजीली जख्मी नहीं कर पाता। शुक्र है कि सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के अलावा आंशु के पास अभी भी डेमोनिक नियोनेट थी, एक ऐसी पेट जिसमें अपेक्षाकृत मजबूत ऑफेंसिव पावर्स थीं। डेमोनिक नियोनेट ने एंशिएंट स्वॉर्ड को कंट्रोल किया और उसने अपॉर्चुनिटी की तलाश की। गोल्डन त्रिशूल पर बार बार स्लैश किया। इसके अलावा उसने एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को ही निशाना बनाया था। वो सिक्स विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के पीछे छिपी हुई थी और आंशु से भी ज्यादा सेफ थी। आंशु को भी गोल्डन त्रिशूल पर स्ट्राइक करने के लिए तरह तरह के मौके मिले। दो कंपेनियन बीस्ट और इंसान ने मिलकर गोल्डन त्रिशूल पर पागलों की तरह हमला किया, जिससे वो जख्मों से भर गया।
त्रिशूल पर सबसे गहरा इंप्रेशन लगभग आधा हो गया। गोल्डन त्रिशूल पहले ही गुस्से से पागल हो चुका था। उसकी पूरी बॉडी गोल्डन रोशनी से चमक रही थी। पर्टिकुलरली उसकी टिप डैजलिंग गोल्डन डिवाइन लाइट से ग्लो हो रही थी, मानो वो दुनिया की हर चीज को पियर्स कर सकती हो। अनफॉर्चुनेटली सिक्स विंग्ड के सप्रेशन की वजह से ये जरा भी मूव नहीं हो सकता था। इसकी टिप आंसू और उसके साथियों को टच नहीं कर सकती थी। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसने कितनी स्ट्रेंथ अनलीश की। लगभग आधे घंटे के बाद डेमोनिक नियोनेट की एंशिएंट सोर्ड ने एक बार फिर से स्लैश किया। एक चक की आवाज के साथ गोल्डन त्रिशूल दो हिस्सों में कट गया। मिथक ये क्रिएचर गोल्डन बैटल गॉड हेल्बर्ड मार गया। डायमेंशनल क्रिस्टल डिस्कवर हुआ है। आशु को कुछ अजीब महसूस हुआ जब उसने देखा कि गोल्डन त्रिशूल से कोई कंपेनियन एक ड्रॉप नहीं हुआ। ध्यान से देखने पर उसने पता चला कि डायमेंशनल क्रिस्टल एक स्ट्रेंथ 80 क्रिस्टल था। यह काफी हाई था, लेकिन आशु की अपर लिमिट केवल 40 थी। ब्रेक थ्रू करने से पहले वो इसे रेज नहीं कर सकता था। आशु ने स्ट्रेंथ क्रिस्टल उठाया और इसे एब्जॉर्ब कर लिया। जैसा कि आशु ने सोचा था, उसकी स्ट्रेंथ अभी भी 40 पर ही बनी रही। जब तक वो अपनी स्ट्रेंथ को 41 तक बढ़ाने या मिथिकल स्टेज पर ब्रेक थ्रू का तरीका नहीं ढूंढ लेता, तब तक उसके लिए इसे और आगे रेज करना नामुमकिन था। गोल्डन बैटल गॉड हेल्बर्ड को मारने से मिले तजुर्बे के साथ आशु ने मेटलवर्क टेम्पल डेंजन को क्लियर करना कंटिन्यू रखा। उसे यकीन नहीं था कि गोल्डन बैटल गॉड हेल्बर्ड से कोई कंपेनियन एक ड्रॉप ही नहीं होगा। कुछ लड़ाइयों के बाद आशु को रफली सिचुएशन का लगभग अंदाजा हो गया था। इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन से कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा इसके व्हील ऑफ डेस्टिनी की मिराक्युलस पावर भी एक डिस्ट्रक्टिव पावर थी। अगर कोई इस मिराक्युलस पावर की चपेट में आ जाता तो यहां तक कि 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन भी पेनिट्रेट हो जाता। उसकी मिथिकल बॉडी कागज की तरह कमजोर लगने लगती। हालांकि गोल्डन बैटल गॉड हेल्बर्ड की मिराक्युलस पावर आसानी से अपने टारगेट को हिट नहीं कर सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये मिराक्युलस पावर एक्चुअली में हवा को पियर्स कर दुश्मन को चोट नहीं पहुंचा सकती थी। केवल त्रिशूल की टिप पर एक छोटी सी रेस्प्लीडेंट गोल्डन डिवाइन रोशनी थी। वो गोल्डन डिवाइन रोशनी लगभग हर चीज को पियर्स कर सकती थी। ये ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड की एवर विक्टोरियस एबिलिटी से कहीं ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन हमला केवल नजदीक से किया जा सकता था। आशु को पूरा यकीन था कि अगर उसे गोल्डन बैटल गॉड हेल्बर्ड मिल जाए तो उसके टॉर्च ड्रैगन को मारने के 80% से ज्यादा चांसेस होंगे। इकलौती अफसोस की बात यह थी कि गोल्डन बैटल गॉड हेल्बर्ड के मारे जाने के बाद भले ही वो फिर से डेंजन को रीसेट कर देता, फिर भी गेम में एक नए गोल्डन बैटल गॉड हेल्बर्ड को अपीयर होने में 24 घंटे का इंतजार करना पड़ता। वो इसे अपनी मर्जी से बार बार नहीं हरा सकता था। उसे कुछ समय इंतजार करना ही पड़ता। आशु भी आइडल नहीं बैठा, क्योंकि वो गोल्डन बैटल गॉड हेल्बर्ड को फिलहाल के लिए नहीं मार सकता था। इसलिए वो कर्स डीमन पैलेस की तरफ चला गया। वहां अभी भी मिथिकल क्लास की मेड्यूसा थी। पहले जब 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन स्ट्रेंथन नहीं हुआ था, तब वो मेड्यूसा का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ वक्त तक उससे लड़ जरूर सकता था। अब जब 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था और आशु और डेमोनिक नियोनेट भी साथ थे, तो उनके पास उसे मारने का मौका था। रेयर इपिक क्रिएचर का शिकार करने के बाद आशु ने कर्स डीमन पैलेस की तरफ भागकर मेड्यूसा के हॉल तक सीधे धावा बोल दिया। हॉल में पहुंचने के बाद उसने सुंदर लड़की को गेंटली टच किया और वो तुरंत एक टेरिफाइंग डेमनेस में बदल गई। पैलेस सील हो गया था और ब्लड के रंग का अवतार बाहर नहीं निकल सकता था। उसके पास केवल पैलेस में मौजूद मेड्यूसा से लड़ने का ही एकलौता ऑप्शन था। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन बिना किसी झिझक के लड़ाई करता रहा और दहाड़ के साथ आगे बढ़ता रहा। सैंक्टिफिकेशन एबिलिटी के साथ मेड्यूसा की ऑर्डिनरी पेट्रिफिकेशन आइज 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन पर एक्चुअली बहुत कम इफेक्टिव थीं। ये केवल उसके सरफेस को थोड़ा ही पेट्रिफाई कर सकती थी और 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन पर मिनिमल इफेक्ट ही डाल सकती थी। आशु के पास पेट्रिफिकेशन आइज को रिस्ट्रेन करने के लिए इविल नलिफिकेशन एबिलिटी थी, लेकिन वो केवल ऑर्डिनरी पेट्रिफिकेशन आइज को ही रिस्ट्रेन कर सकता था। अगर उस पर मेड्यूसा की मिराक्युलस पेट्रिफिकेशन आइज से हमला किया जाता तो वो अभी भी पेट्रिफाई हो जाता। शुक्र है कि मिराक्युलस पेट्रिफिकेशन आइज से उसकी आंखों से सब्सटैंशियल लाइट बीम्स निकलती थीं। एज लॉन्ग एज वो बीम्स को डॉज कर सकता है, वो पेट्रिफाइड नहीं होगा।
अगर ये ऑर्डिनरी पेट्रिफिकेशन आइज की तरह होती तो वो इससे बच नहीं पाता। मिराक्युलस पेट्रिफिकेशन आइज वाकई लगभग इनविंसिबल थीं, यहां तक कि गार्जियन ड्रैगन भी लाइट बीम से हिट होने पर पेट्रिफाई हो जाता था। आशु को डेमोनिक नियोनेट ने सरप्राइज कर दिया। उसकी हैरानी की वजह यह थी कि बिना किसी ईविल नलिफिकेशन एबिलिटी के होने के बावजूद साधारण पेट्रिफिकेशन आई से पूरी तरह इम्यून थी। इंसान और 2 कंपेनियन बीस्ट्स ने मिलकर मेड्यूसा से लड़ाई लड़ी। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्होंने मेड्यूसा को मौत के घाट उतार ही दिया। फोन से एक क्लियर आवाज आई जिसने आशु को झटका दिया। उसने देखा कि मेड्यूसा से एक प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल डायमेंशनल क्रिस्टल ड्रॉप हुआ था। क्रिस्टल जैसे डायमेंशनल क्रिस्टल के अंदर एक डीमोनेस लाइक मेड्यूसा की शैडो थी। मुझे फिर से मेडूसा का स्किल क्रिस्टल मिल गया। अनफॉर्चुनेटली मेरे स्टैट्स इतने हाई नहीं है, मैं फिलहाल तो इसे बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। आशु ने आह भरते हुए सोचा। 41 कॉन्स्टिट्यूशन और 21 कर्स्ड एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट आशु के लिए बहुत हाई थी। अगर वो इसे एब्जॉर्ब नहीं करता तो डेंजन के रिस्पॉन होने के बाद स्किल क्रिस्टल गायब हो जाता। हालांकि अगर उसके स्टैट्स सफिशिएंट नहीं होते तो वो इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। आखिर में आशु के पास मेड्यूसा के स्किल क्रिस्टल को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। आफ्टर ऑल वो अब मेड्यूसा को मार सकता था। फ्यूचर में स्किल क्रिस्टल हासिल करने के अभी भी बहुत मौके थे। आशु ने जीवन से सुना था कि मिथिकल क्रिएचर से कंपेनियन एग्स और स्किल क्रिस्टल ड्रॉप होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, जो लगभग 1/3 के बराबर होते हैं। इसलिए कुछ दिनों तक शिकार करने के बाद मेड्यूसा और गोल्डन बैटल गोड हलबर्ड के कंपेनियन एग्स ऑब्टेन करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आशु ने कुछ देर आराम किया और फिर सोचा कि क्या उसे कुछ खाना चाहिए। तभी जीवन खुद स्कूल आया और एक डॉक्यूमेंट भेजा जिसमें सिद्धार्थ का बयान था। आशु ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि क्या हुआ होगा। सिद्धार्थ ने वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एक एंशिएंट कैथेड्रल से 6 विंग्ड सेराफिम ऑब्टेन किया था। हालांकि उसके अकॉर्डिंग एंशिएंट कैथेड्रल में एक टेरिफाइंग मिथिकल क्रिएचर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। उसने एक रहस्यमयी पर्सन की एडवाइस की मदद से मिथिकल क्रिएचर को अवॉइड किया और सफेद कोकून के अंदर के 6 विंग्ड सेराफिम को ऑब्टेन कर लिया। मगर उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि 6 विंग्ड सेराफिम उसके साथ धोखा करेगा। जब आशु ने एक पैराग्राफ देखा तो उसके एक्सप्रेशन अजीब हो गए। जब जीवन और उसकी टीम ने सिद्धार्थ को ट्रीट किया तो उन्हें पता चला कि सिद्धार्थ का एक बॉडी पार्ट गायब था। जीवन के जाने के बाद आशु ने फिर से शिकार करना कंटिन्यू रखा। उसे पता नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि लक ने आखिरकार उस पर मुस्कुराहट बिखेरी थी, या क्योंकि उसने बहुत ज्यादा वक्त शिकार में बिताया था। लेकिन उसने फिर से एक बेबी टाइगर का कंपेनियन एग ऑब्टेन करने में कामयाबी हासिल की। एट्रीब्यूट्स लगभग एक जैसे ही थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कभी ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये लड़ाई करेगा। मेन बात यह थी कि लकी बेबी टाइगर का लाइफ प्रोविडेंस बहुत यूजफुल था। हालांकि 2 बेबी टाइगर्स को साथ ले जाना बेकार था। आइडेंटिकल लाइफ प्रोविडेंस के होने से लक स्टैक नहीं होता। मुझे टाइगर के साथ किस तरह का कंपेनियन बीस्ट फ्यूज करना चाहिए? आशु ने अपने आप से सोचा। यह फ्यूजन आसान नहीं था। अगर वो बेबी टाइगर को मेन पेट के तौर पर इस्तेमाल करता और दूसरे कंपेनियन बीस्ट को उसके साथ फ्यूज करता तो उसे फिर भी बेबी टाइगर ही मिलता। फ्यूजन से मिला लाइफ प्रोविडेंस फिर भी बेकार होता अगर वो दूसरे कंपेनियन बीस्ट को मेन पेट के तौर पर इस्तेमाल करता और बेबी टाइगर कंपेनियन एग को सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करता, तो उसका लाइफ प्रोविडेंस मेन पेट का लाइफ प्रोविडेंस हो सकता था। फिर फ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं था। इसलिए उन्हें फ्यूज करने का एकलौता तरीका यही था कि 2 कंपेनियन बीस्ट्स को बिना किसी मेन या सप्लीमेंट के कंबाइन किया जाए। फिर जो कंपेनियन बीस्ट कंबाइन किए जाते वे अलग अलग एट्रीब्यूट्स और स्किल्स को रैंडमली कंबाइन करते। यहां तक कि लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल्स भी रैंडमली चेंज हो सकती थी, जैसे कि सिल्वर विंग्ड स्काई स्पाइडर। आशु ने अपने पास मौजूद कंपेनियन बीस्ट्स पर नजर डाली और फिर बेबी टाइगर के साथ उनके कंपैटिबिलिटी स्कोर को देखा। बेबी टाइगर की दूसरे कंपेनियन बीस्ट्स के साथ कंपैटिबिलिटी सरप्राइजिंगली हाई थी। ये 60% से ज्यादा थी और सबसे कम 60 से नीचे थे। क्या ये मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स के साथ भी फ्यूज हो सकता है? आशु को रियलाइज हुआ कि बेबी टाइगर का 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन के साथ
67% कंपैटिबिलिटी स्कोर था। हालांकि दूसरे मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स को आजमाने के बाद वे सभी इंडिकेट कर रहे थे कि उन्हें फ्यूज नहीं किया जा सकता। आशु ने नेचुरली बेबी टाइगर को 6 विंग्ड के साथ फ्यूज नहीं किया। एक नजर डालने के बाद आशु को रियलाइज हुआ कि एक कंपेनियन बीस्ट का बेबी टाइगर के साथ 99% कंपैटिबिलिटी स्कोर था। हालांकि जब उसने कंपेनियन बीस्ट के स्टैट्स देखे तो आशु के सिर पर एक काले बादल छा गए। बेबी टाइगर के साथ इतने हाई कंपैटिबिलिटी स्कोर रखने वाला कंपेनियन बीस्ट असल में एंशिएंट इंपीरियल सिटी का स्केलेटन जनरल था। अजीब बात है, एक स्केलेटन है जबकि दूसरा एक बीस्ट है, फिर कंपैटिबिलिटी इतनी हाई क्यों है? आशु ने दोनों कंपेनियन बीस्ट के स्टैट्स को देखा और कुछ पल के लिए झिझकने लगा। स्केलेटन जनरल उसने तब हासिल किया था जब वो फायर गोड प्लेटफॉर्म पर स्टोन सेबर निकालने गया था। वो जानना चाहता था कि क्या गेम की एंशिएंट इंपीरियल सिटी में कोई बदलाव हुए हैं। वो कुछ बार शिकार करने के लिए अंदर गया और तभी एक कंपेनियन एग ड्रॉप हुआ था। क्योंकि इसके स्टैट्स काफी अच्छे थे, इसीलिए उसने इसे इंक्यूबेट किया और फ्यूचर में पेट फ्यूजन के लिए रख लिया। हालांकि इसके स्टैट्स चाहे जितने भी अच्छे हों, ये इवेंचुअली था तो एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट ही जो मौजूदा आशु के लिए कचरे से ज्यादा कुछ नहीं था। बेबी टाइगर का तो जिक्र करने की जरूरत नहीं है। सबसे कमजोर इपिक क्रिएचर्स में से एक होने के नाते कोई भी इपिक क्रिएचर इसे आसानी से हरा सकता था। जब इन दोनों कंपेनियन बीस्ट को फ्यूज किया जाता तो ये एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट फॉर्म कर सकते हो था जो शायद एपिक स्टेज तक भी नहीं पहुंच सकता था। हालांकि यह पहली बार था जब आशु ने इतनी हाई कंपैटिबिलिटी का सामना किया था। उसने दोनों कंपेनियन बीस्ट के स्टैट्स को ध्यान से देखा और इसे आजमाने का फैसला किया। वैसे भी उसे जो चाहिए था वो लक एट्रीब्यूट था। लेवल और स्किल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। उसने दोनों इंक्यूबेट किए हुए गिरे हुए कंपेनियन बीस्ट को फ्यूज करना चूज किया, जिसके कुछ वक्त बाद लुस्ट्रस ग्लो के बीच फ्यूजन उसकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए कामयाब हो गया। आशु ने जल्दी से स्क्रीन को देखा और उसे दिखा कि जिस कंपेनियन बीस्ट को उसने फ्यूज किया था वो स्केलेटन जनरल जैसा दिख रहा था। हालांकि ये स्केलेटन घोड़े पर नहीं बल्कि एक स्केलेटन टाइगर पर सवार था। एक स्केलेटन टाइगर पर सवार एक स्केलेटन जनरल जिसके हाथ में बोन स्पीयर था। यह देखने में काफी पावरफुल लग रहा था। टाइगर सोल जनरल एपिक, लाइफ प्रोविडेंस मेलिसियस इविल, लाइफ सोल टाइगर सोल, स्ट्रेंथ टेढ़ास, स्पीड 27, कॉन्स्टिट्यूशन 27, प्राइमोर्डियल एनर्जी 24, टैलेंट स्किल कवच ब्रेकर स्पीयर जिंक्सेस मास्टर, कंपेनियन फॉर्म। कोई नहीं, मेरा लक लाइफ प्रोविडेंस कहां है जिंक्सेस मास्टर? ये क्या बकवास है? आशु के मन में सवाल भर गए। आशु को बहुत पछतावा हुआ। ये स्टैट्स एंड स्किल्स क्या बकवास है? न केवल एक इपिक कंपेनियन बीस्ट के तौर पर इसके किसी भी स्टैट ने 30 पॉइंट्स को पार नहीं किया, बल्कि एक जिंक्स मास्टर स्किल भी था। क्या ये उसे बदकिस्मत नहीं बना देगा? स्केलेटन जनरल और बेबी टाइगर के पास ऐसी कोई सिनिस्टर स्किल नहीं थी, फिर उन्होंने ऐसी स्किल को जन्म कैसे दे दिया? आशु जानता था कि इस बार उसने सच में गड़बड़ कर दी थी। न केवल उसे लकी लाइफ प्रोविडेंस विरासत में नहीं मिला, बल्कि उसे एक ऐसी स्किल भी मिली जो मास्टर को बदकिस्मत बना देती है। वो किसी भी कीमत पर इस पेट को नहीं रख सकता था। आंसू पर पहले से जिंक्सेस हस्बैंड स्किल का बहुत गहरा इंप्रेशन था। यह किसी को बर्बाद करने के लिए एक नेसेसरी स्किल थी। उसने लापरवाही से एक कंपेनियन बीस्ट को स्वाइप किया और उसे टाइगर सोल जनरल के साथ रखा। आशु ने यह भी नोटिस नहीं किया कि यह कौन सा कंपेनियन बीस्ट था। उसने केवल यह देखा कि कंपैटिबिलिटी काफी कम थी, 10% से भी कम। वो जानबूझकर टाइगर सोल जनरल को फ्यूजन के माध्यम से डिसअपीयर करने की कोशिश कर रहा था। वो इसे नहीं रखना चाहता था, बजाय इसके कि ये उसे नुकसान पहुंचाए। हालांकि आशु ने ध्यान से नहीं देखा। उसे लगभग पता था कि कंपैटिबिलिटी स्कोर केवल 7% था। उसे लगा था कि आउटकम उसकी इच्छानुसार ही होने वाला है। लेकिन लाइट के एक फ्लैश के साथ एक नया कंपेनियन बीस्ट अपीयर हो गया। ये कामयाब रहा। आशु की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि वो खुश नहीं था, फिर भी उसने पेट की अपीयरेंस पर एक नजर डाली। स्केलेटन टाइगर और स्केलेटन जनरल दोनों हेवी ब्लैक कवच पहने हुए थे। हालांकि उनके चेहरे एक्सपोज थे, ब्लैक कवच पर डार्क टाइगर स्ट्रिप्स थीं जो लावा जैसी दिख रही थीं। कुल मिलाकर ये डोमिनेरिंग दिख रहा था, जिसके साथ मैंने इसे फ्यूज किया। वो रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा होना चाहिए।
है ना, आंसू को वेगली याद था कि जिसे उसने लापरवाही से चूज किया था वो शायद रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा था। वो स्टैट्स को देखे बिना नहीं रह सका। हेवी आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल इपिक, लाइफ प्रोविडेंस मैलिसियस इविल, लाइफ सोल टाइगर सोल रून्स, स्ट्रेंथ 34, स्पीड 37, कॉन्स्टिट्यूशन 38, प्राइमोडियल एनर्जी 36, टैलेंट स्किल रैम्पेज कवच, ब्रेकर स्पीयर जिंक्सेस मास्टर, कंपेनियन फॉर्म। कोई नहीं, ये स्टैट्स बुरे नहीं हैं, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर जिंक्सेस मास्टर स्किल को नहीं रख सकता। आशु ने फिर से अपने कंपेनियन बीस्ट को सर्च किया और एक और कम कंपैटिबिलिटी वाला कंपेनियन बीस्ट ढूंढ लिया। ये मेटलवर्क टेम्पल से ड्रॉप हुआ। स्टील कॉल्ड्रन फिएंड नाम का एक रेयर इपिक कंपेनियन बीस्ट था। हालांकि ये बहुत स्लो था और इसके पास कोई ऑफेंसिव मीन भी नहीं था। यह सिर्फ एक हाफ फायर एलिमेंटल क्रिएचर था जो एक स्टील कॉल्ड्रन को गार्ड करता था। टाइगर सोल जनरल के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी केवल 4% थी। 2 अलग अलग स्पीशीज के कंपेनियन बीस्ट से कम कंपैटिबिलिटी स्कोर ढूंढना नामुमकिन था। उसने टाइगर सोल जनरल और स्टील कॉल्ड्रन फिएंड को एक साथ रखा और फ्यूज बटन प्रेस कर दिया। ये इसका अंत होना चाहिए, फे। जनाब, आशु ने अपने आप से सोचा। हालांकि अपने फोन पर झिलमिलाती रोशनी के साथ आशु ने एक्चुअली सक्सेसफुल फ्यूजन की नोटिफिकेशन सुनी। अपनी फोन की स्क्रीन पर नए कंपेनियन बीस्ट को देखकर आशु का मुंह कुछ देर के लिए खुला रह गया। उसे नहीं पता था कि ये गुड लक था या बैड लक कि सिंगल डिजिट कंपैटिबिलिटी के साथ लगातार 2 फ्यूजन सक्सेसफुल हो गए। न्यूली फ्यूज्ड कंपेनियन बीस्ट अभी भी हेवी आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल जैसा दिख रहा था। हालांकि हेवी कवच वाले टाइगर और हेवी कवच वाले जनरल के कवच के अंदर एक ब्लूइश व्हाइट फ्लेम थी। ये और भी ज्यादा पावरफुल और दबक दिख रहा था, जैसे कि नरक से बाहर निकला एक पावरफुल क्रिएचर हो। फेंड आर्मर टाइगर सोल जनरल एपिक, लाइफ प्रोविडेंस फियर्स, लाइफ सोल टाइगर सोल रून्स, स्ट्रेंथ 39, स्पीड 39, कॉन्स्टिट्यूशन 40, प्राइमोडियल एनर्जी 40, टैलेंट स्किल टेम्पर्ड स्टील कॉल्ड्रन रैम्पेज, कवच ब्रेकर स्पीयर जिंक्सेस मास्टर, कंपेनियन फॉर्म। कोई नहीं, ये स्टैट्स ये ऑलमोस्ट एक टॉप इपिक क्रिएचर है। आशु ने स्टैट्स को देखा और उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। ये कहना पड़ेगा कि इस लड़के के एट्रीब्यूट्स सच में बहुत अच्छे थे। अगर वो जिंक्सेस मास्टर स्किल को नजरअंदाज कर देता तो इसके एट्रीब्यूट्स और भी इंप्रेसिव हो सकते थे। इपिक कवच ब्रेकर स्पीयर एक पावरफुल ऑफेंसिव स्किल थी। रैम्पेज का तो जिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी। ये एक तरह की चार्जिंग डोमिनेंस बॉडी थी। जहां तक टेम्पर्ड स्टील कॉल्ड्रन की बात है, ओरिजिनली ये स्टील कॉल्ड्रन फेंड के लिए ज्यादा काम की नहीं थी, क्योंकि हालांकि ये एक फायर एलिमेंटल स्किल थी, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसके बजाय ये स्टील कॉल्ड्रन फेंड के शरीर के अंदर फ्लेम्स जलाती थी। फ्लेम्स के जलने के अंदर इसका स्टील कवच हार्ड और हार्ड होता जाता था। ये मेनली टैंक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्किल थी। हालांकि इस स्किल का फेंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल पर कुछ अलग ही इफेक्ट बाकिस था। जब वो चार्ज कर रहा होता था तो वो टेम्पर्ड स्टील कॉल्ड्रन का इस्तेमाल कर सकता था। ये टाइगर सोल जनरल पर फेंड कवच को हार्ड बना देती थी। डोमिनेंस बॉडी की फॉर्म में रैम्पेज के इफेक्ट और कवच ब्रेकर स्पीयर एबिलिटी के साथ साथ ही टाइगर सोल रून्स के उसे ऑगमेंट करने के साथ शायद सेम लेवल पर ज्यादा ओपोनेंट नहीं थे जो रूनिक आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल के आगे बढ़ने से को रोक सकते थे। हालांकि जिंक्सेस मास्टर स्किल एक आंखों में खटकने वाली स्किल थी, फिर भी आशु रूनिक आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल को मेटलवर्क टेम्पल ले गया, ये टेस्ट करने के लिए कि उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज कितनी पावरफुल थी। दूरी पर कुछ रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा को देखकर आशु ने रूनिक आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल को चार्ज करने का ऑर्डर दिया। कमांड मिलने के साथ वो दहाड़ता है और उसके शरीर पर ब्लूइश फ्लेम्स जलने लगती हैं। ब्लैक हेवी कवच पर लावा पैटर्न भी अजीब ऑरेंज व्हाइट कलर में बदल गए। एक डेविल की तरह वो रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा की तरफ दौड़ पड़ा। पावरफुल प्राइमोडियल एनर्जी स्किल के ऑगमेंटेशन के साथ रूनिक आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल ने कुछ रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा को दूर उड़ा दिया। उसका स्पीयर एक रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा से टकराया और बोन स्पीयर ने उसके सीने को पेनिट्रेट कर दिया। वो मेटल की दीवार से टकराया और टाइगर सोल जनरल के उसे दीवार से सटाकर ऊपर उठा दिया और हवा में टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर आशु ने एक चौंकाने वाला नजारा देखा। वे दोनों इपिक क्लास के क्रिएचर्स थे और वे मेनली डिफेंस टाइप बीस्ट थे। हालांकि रूनिक आर्मर्ड
टाइगर सोल जनरल आगे बढ़ता रहा, जैसे कि वो एक इनविंसिबल स्टेट में एंटर हो गया हो। उसने रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा को एक एक करके मार डाला। ये ऐसा था जैसे कोई माइटी क्रिएचर मोर्टल वर्ल्ड में उतर आया दो। और भी टेरिफाइंग ये था कि फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल की प्राइमोर्डियल एनर्जी एंडलेस लग रही थी। टेम्पर्ड स्टील कॉल्ड्रन के अंदर फ्लेम्स लगातार जलती रही। इसने डीमोनाइज्ड जनरल और डीमोनाइज्ड टाइगर के हेवी कवच को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बना दिया। यहां तक कि उन पर मौजूद टाइगर सोल रून्स भी ब्राइट और ब्राइट होते गए। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, वे स्ट्रॉन्ग होते गए। आशु ने उसे पूरे रास्ते आगे बढ़ने दिया और फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल ने एरिया को क्लियर कर दिया। वो कई एपिक क्रिएचर्स के एनसर्कलमेंट से भी डरता नहीं था। इसके बजाय वो पीछे चार्ज करते हुए और डायमेंशनल क्रिएचर्स को रौंदते हुए ज्यादा से ज्यादा फेरोशियस होता गया। ये ऐसा था जैसे वो सचमुच इनविंसिबल स्टेट में एंटर हो गया हो। हालांकि वे सभी एपिक क्लास पर थे, फिर भी एक ही हमला रूनिक हेवी आर्मर्ड योद्धा के कवच को तोड़ने के लिए काफी था। उन्हें मौके पर ही मार डाला। एक फायर फर्नेस क्वीन अपीयर हुई और फर्नेस से फ्लेम्स को रिलिज कर दिया और हॉल को फ्लेम्स के समंदर में बदल दिया। हालांकि फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल ने कोई डर नहीं दिखाया। वो टाइगर पर सवार होकर फ्लेम्स के समंदर में आगे की तरफ बढ़ा। उसके शरीर पर डिमोनिक रून्स और फ्लेम्स झिलमिला रही थीं और उसने एक ही झटके में फायर फर्नेस क्वीन को मार डाला। फेरोशियस, बहुत फेरोशियस। आशु अवाक था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह लड़का सबसे मजबूत इपिक पेट था। आशु ने पहले कभी ऐसा फेरोशियस इपिक क्रिएचर नहीं देखा था। यहां तक कि 3 स्किल को मिलाकर बना म्यूटेटेड डीमोनाइज्ड जनरल भी फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल से बहुत कमजोर था। हालांकि जैसे ही सभी डायमेंशनल क्रिएचर्स को मार दिया गया, टेम्पर्ड स्टील कॉल्ड्रन पर फ्लेम्स धीरे धीरे कमजोर हो गई। उसका ऑरा और स्ट्रेंथ कमजोर होती हुई मालूम पड़ी और वो धीरे धीरे नॉर्मल स्टैंडर्ड पर लौट आया। आशु को यह बहुत अजीब लगा। कुछ बार कोशिश करने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि यह जनरल एक वाइनर मशीन था। उसे लगातार लड़ने और मारने की जरूरत थी ताकि अनलिमिटेड एसेंस एनर्जी बनी रहे। जितना ज्यादा वो मारता जाता, उसकी वेरियस एबिलिटीज उतनी ही स्ट्रांग होती जाती थीं, खासकर टेम्पर्ड स्टील कॉल्ड्रन के ऑगमेंटेशन के साथ अपनी लिमिटेड प्राइमोर्डियल एनर्जी की वजह से स्टील कॉल्ड्रन फिएंड टेम्पर्ड स्टील कॉल्ड्रन का इस्तेमाल करते वक्त केवल थोड़ी देर के लिए ही टिक सकता था। हालांकि फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल इसे लगातार इस्तेमाल कर सकता था, जिससे उसका हेवी कवच हार्ड और हार्ड होता जाता था। हेवी कवच पर टाइगर सोल रून्स भी स्ट्रांग होते जाते थे। आशु ने इसे कुछ वक्त तक स्टडी किया और मोटे तौर पर समझ लिया कि उसके लाइफ प्रोविडेंस, लाइफ सोल और स्किल का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट था। ये उसे मारने के साथ ही स्ट्रांग बनना अलाउ करता था। तीनों में से हर एक नेसेसरी था। यह वाकई में एक बेहतरीन कंपेनियन बीस्ट है, लेकिन इतने सारे फ्यूजन के बाद जिंक्सेस मास्टर स्किल रिमूव क्यों नहीं हुई है? आशु कुछ हद तक कॉन्फ्लिक्टेड था। पेट अच्छा था, लेकिन आशु अभी भी जिंक्सेस मास्टर को लेकर टेंशन में था। घोस्ट किंग का सबक उसके दिमाग में अभी भी ताजा था। वो नहीं चाहता था कि एक क्रिटिकल मूवमेंट में फेंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल की वजह से उसे खत्म कर दिया जाए। तब तक रोने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। हालांकि आशु ऐसे पावरफुल कंपेनियन बीस्ट को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो क्या है ना, लालच तो इंसान की फितरत होती है। कुछ सोचने के बाद आशु ने इसे फिर से फ्यूज करने का फैसला किया। हालांकि इस बार उसने जानबूझकर कम कंपैटिबिलिटी वाले कंपेनियन बीस्ट को चूज नहीं किया। इसके बजाय उसने एक हाई कंपैटिबिलिटी स्कोर वाले कंपेनियन एक को चूज किया। वो ये देखना चाहता था कि क्या वो जिंक्सेस मास्टर स्किल को एलिमिनेट कर सकता है। अगर इसे एलिमिनेट किया जा सकता है तो वो कभी भी फेंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल को रिडंडेंट नहीं पाएगा। हालांकि अगर वो इसे एलिमिनेट नहीं कर सकता तो आशु उसे अपने पास रखने के बजाय तबाह करना पसंद करेगा। मुझे इसके साथ फ्यूज करने के लिए किस तरह का पेट चूज करना चाहिए? आशु इस बार पहले की तरह लापरवाह नहीं था और उसने सावधानी से चूज किया। फेंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल के साथ 60 से ऊपर कंपैटिबिलिटी स्कोर वाले टोटल 6 इपिक कंपेनियन एग्स थे। इंफीरियर स्किल और लाइफ प्रोविडेंस वालों को छोड़कर आशु के पास 3 काफी संतोषजनक कैंडिडेट बचे थे। कुछ सोच विचार करने के बाद
आशु ने फाइनली कर्स डीमन पैलेस से ड्रॉप हुआ। एक कंपेनियन एक चूज किया इपिक पेट्रिफिकेशन। बीस्ट के एट्रीब्यूट्स उनके कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रेंथ की तरफ ज्यादा इंक्लाइन थे। उनकी स्पीड अपेक्षाकृत कम होती थी और उनके लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल भी अपेक्षाकृत ऑर्डिनरी ही थे। इकलौता बेनिफिट यह था कि उनके पास एक प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल था जो फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल के साथ बहुत कंपैटिबल थी। इस प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल को मैजिक स्टोन कर्स के नाम से जाना जाता था, जो पेट्रिफिकेशन बीस्ट पर पावरफुल नहीं मानी जाती थी। मैजिक स्टोन कर्स दुश्मन पर कर्स नहीं था बल्कि खुद पर था। मैजिक स्टोन कर्स का इस्तेमाल करने के बाद किसी की स्किन और बोन्स रोक की तरह हार्ड हो जाएंगी, जिससे उसका डिफेंस स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा मैजिक स्टोन कर्स का एक और इफेक्ट था। एक बार जब इसका इस्तेमाल किया जाता था तो दूसरे लोग मैजिक स्टोन कर्स से अफेक्ट होते थे, जो पेट्रिफिकेशन बीस्ट के शरीर पर हमला करता था। उनके शरीर भी पेट्रिफाई होने के साइन शो करने लगते थे। हालांकि पेट्रिफिकेशन बीस्ट के पेट्रिफिकेशन के उलट दूसरे लोगों के शरीर अकड़ जाते थे और उनकी मूवमेंट्स भी स्लो हो जाती थीं। यहां तक कि यह भी पॉसिबल था कि वे मेड्यूसा की पेट्रिफिकेशन आइज की तरह स्टोन स्टैच्यू बन जाए। बेशक मैजिक स्टोन कर्स का इफेक्ट पेट्रिफिकेशन आइज की कंपैरिजन में काफी कमजोर था। किसी को पूरी तरह से पेट्रिफाई होने के लिए मैजिक स्टोन कर्स से कई बार जख्मी होना पड़ता था। इसके अलावा पेट्रिफिकेशन का इफेक्ट परमानेंट नहीं था, इसकी एक टाइम लिमिट थी। आशु का मानना था कि अगर मैजिक स्टोन कर्स जिंक्स's मास्टर स्किल की जगह ले सकता है तो 4 स्किल वाला फनिएंट आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल इनविंसिबल हो जाएगा। न केवल वो लड़ते हुए स्ट्रांग होता जाएगा बल्कि वो हमलों को रिफ्लेक्ट भी कर सकेगा और कर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकेगा। इस बार के फ्यूजन में एक पेट्रिफिकेशन लायन कंपेनियन को सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इससे ये इंश्योर हुआ कि फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल के लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल को बरकरार रखा जा सके। इससे केवल स्किल्स ही रिप्लेस होगी। हालांकि ऐसा फ्यूजन जोखिम भरा भी था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि जिन स्किल्स की उसे जरूरत थी वे बदल जाएं और उनकी जगह ऐसी स्किल्स रह जाएं जिनकी उसे जरूरत नहीं थी। इस जोखिम को कम करने के लिए आशु स्पेशली कर्स डीमन पैलेस में पेट्रिफिकेशन लायन कंपेनियन एग्स के लिए शिकार करने गया, जहां उसने फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल के साथ फ्यूजन करने से पहले एक एग ऑब्टेन किया। उसने कई स्किल्स होने के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को कम करने की पूरी कोशिश की। थोड़ा नर्वस महसूस करते हुए आशु ने पेट्रिफिकेशन लायन कंपेनियन एग को ऐड कर दिया। फॉर्चुनेटली मैजिक स्टोन कर्स के जिंक्स's मास्टर को रिप्लेस करने के चांसेस अपेक्षाकृत कम थे। गेम में रोशनी हुई। जब फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल सक्सेसफुली फ्यूज हो गया, आशु ने जल्दी से उसके स्टैट्स को चेक किया। लाइफ प्रोविडेंस एंड लाइफ सोल अनचेंज्ड रहे। उसका स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट भी 40 पॉइंट्स तक इंक्रीज हो गया था। केवल उसका स्पीड एट्रीब्यूट अभी भी 39 पर था। मिथिकल पेट्स के अलावा ऐसे स्टैट्स के साथ बहुत कम पेट्स इसका मुकाबला कर सकते थे। आशु की नजर तेजी से नीचे स्किल कायनालम पर पड़ी। टेम्पर्ड स्टील कॉल्ड्रन रैम्पेज, कवच ब्रेकर स्पीयर मैजिक स्टोन कर्स। आशु का दिल खुशी से झूम उठा। लेकिन जैसे ही उसने जिंक्स's मास्टर वर्ड देखा, उसकी खुशी गम में बदल गई। मैंने पहले ही इतनी बार फ्यूजन कर लिया है, फिर भी जिंक्स's मास्टर स्किल अभी भी यहां क्यों है? आशु का रोने का मन करने लगा। आमतौर पर एक कंपेनियन बीस्ट के पास 4 स्किल्स तक हो सकती थी। हालांकि फ्यूजन से कभी कभी ये तादाद 4 से ज्यादा हो सकती थी, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम थे। लगभग लॉटरी जीतने के बराबर अब कम चांसेस वाली घटना घटी थी और 5वीं स्किल भी आ गई थी, लेकिन जिंक्स's मास्टर अभी भी मौजूद थी। मुझे इसे फिर से फ्यूज करना होगा। मुझे इसे फिर से फ्यूज करना ही होगा। हालांकि फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल को एक परफेक्ट ईपिक पेट माना जा सकता था, लेकिन जिंक्स's मास्टर स्किल की वजह से आंसू इसे किसी भी हाल में नहीं रख सकता था। अब इसे और किसके साथ फ्यूज कर सकता हूं? इस सवाल को लेकर आशु असमंजस में था, क्योंकि इसमें मैजिक स्टोन कर्स स्किल थी। अगर वो इसे पेट्रिफिकेशन लायन के साथ फ्यूज करता तो शायद मैजिक स्टोन कर्स स्किल मैजिक स्टोन कर्स से ही रिप्लेस हो जाती। इस वजह से जिंक्स's मास्टर स्किल को रिमूव करना मुश्किल हो जाता। आशु के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने बचे हुए कंपेनियन बीस्ट्स में से एक को चूज किया जिसकी फ्यूजन कंपैटिबिलिटी ज्यादा थी। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि स्किल्स सुटेबल हैं या नहीं। उसने पहले उन्हें फ्यूज करने का फैसला किया।
अगर वो जिंक्सेस मास्टर को एलिमिनेट सकता तो वो धीरे धीरे स्किल्स को फिर से फ्यूज कर सकता था। इस बार उसने एक पेट्रिफिकेशन नाइट का इस्तेमाल किया जिसके पास मल्टीपल स्किल्स थी। लेजेंड है कि मेड्यूसा को हराने वाला योद्धा आखिर में पेट्रिफाई होने के बाद मेडुसा द्वारा एक पपेट में बदल दिया गया था, और ये नाइट वहीं था। अपने मन को मजबूत करते हुए आशु ने 4 स्किल्स वाले पेट पेट्रिफिकेशन नाइट का कंपेनियन एक निकाला। पेट्रिफिकेशन नाइट की 4 स्किल्स और फेंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल की 5 स्किल्स के साथ कुल 9 स्किल्स थी, इसीलिए कुछ स्किल्स का एलिमिनेट होना तो तय था। उसे उम्मीद थी कि जिंक्सेस मास्टर भी एलिमिनेट हो जाएगी। उसने फेंड आर्मर्ड शिग्जर्ड टाइगर सोल जनरल को पेट्रिफिकेशन नाइट कंपेनियन एगी के साथ रखा और फ्यूज बटन प्रेस कर दिया। पेट और एक शानदार रोशनी से शाइन होते हुए एक साथ कंबाइन हो गए। एक क्रिस्प साउंड से खारिश शेरशेर जमानजी उकसाउट के साथ रोशनी डिम पड़ गई और फर्स्ट आर्मर टाइगर सोल जनरल फिर से अपीयर हुआ। फ्यूजन फिर से सक्सीड हो गया था। आशु ने जल्दी से फेंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल के स्टैट्स को देखा और उसे रियलाइज हुआ कि इसके चारों स्टैट्स मैक्सिमम 40 पॉइंट्स तक पहुंच गए थे। इसके पास मिथिकल क्रिएचर की फाउंडेशन नहीं थी, इसलिए ये 41 तक इंक्रीज नहीं हो सकता था। लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल में कोई बदलाव नहीं आया। वे अब भी मेलिसिया सिविल और टाइगर सोल रून्स ही थे। जब आशु ने स्किल कॉलम पर नजर डाली तो उसने एक एक करके सभी स्किल्स को देखा। ऐसा करते हुए उसका दिल थोड़ा घबराने लगा। टेम्पर्ड स्टील, कॉल्ड्रन रैम्पेज, कवच ब्रेकर, स्पीयर मैजिक स्टोन, कर्समैन माउंट, जिंक्सेस मास्टर। आशु हैरान रह गया। एक नई स्किल ऐड हो गई थी, लेकिन जिंक्सेस मास्टर अब भी वहीं थी। आशु ने फेंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल की तरफ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखा। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करें। इस भाई के स्टैट्स और स्किल पहले ही टॉप पर थे। मिथिकल पैट्स को छोड़कर इसे बेहतर कोई दूसरा कंपेनियन बीस्ट ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जिंक्सेस मास्टर आशु को इस पर कॉन्फिडेंस नहीं था। शायद बहुत ज्यादा बार फ्यूजन करने का ही रिजल्ट था कि जब आशु ने इसकी कंपैटिबिलिटी चेक की तो उसे एहसास हुआ कि फेंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल का दूसरे कंपेनियन बीस्ट्स के साथ कंपैटिबिलिटी स्कोर काफी कम हो गया था। पहले जहां ये 60 से 70 के बीच था, अब ये 30 से 40 के करीब रह गया था। ज्यादातर तो 10 से भी नीचे थे। अगर कंपैटिबिलिटी इसी तरह कम होती रही तो आगे फ्यूजन करने पर नाकाम होने के चांसेस बहुत हाई हो गए। आशु ने अपने दांत भींचे और सबसे ज्यादा कंपैटिबिलिटी वाले ऑप्शन को ढूंढ निकाला। वो जिंक्सेस मास्टर को बनाए रखने से ज्यादा इस पनौती को पूरी तरह खत्म कर देना बेहतर समझता था। हालांकि ये पहले से ही सबसे हाई कंपैटिबिलिटी स्कोर था, लेकिन ये केवल 42 था, जिससे सक्सेस रेट लगभग 40% ही था। आशु फ्यूजन बटन प्रेस करने ही वाला था कि अचानक उसके स्मार्टफोन की रिंगटोन बज उठी। उसने स्मार्टफोन उठाकर देखा। जब उसे दिखा कि यह जीवन का कॉल था तो उसने एक हाथ से कॉल रिसीव की और दूसरे हाथ की उंगली से फ्यूजन बटन प्रेस करने ही वाला था। यंग मास्टर आशु, सहारनपुर से खबर आई है। एक्सपर्ट्स ने कंफर्म कर दिया है कि वो सच में विषानग्र ही है और उन्होंने कुछ सॉल्यूशन भी निकाले हैं, जीवन ने कहा। जैसे ही आशु ने विषानग्र का नाम सुना, उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया फ्लैश हुआ। उसकी उंगली बीच रास्ते में ही रुक गई और उसने बटन प्रेस नहीं किया। दरअसल आशु को दी सेलेस्तारा के मैसेज की याद आ गई। अगर विषानग्र को हराना है तो सबसे बेस्ट होगा कि कोई ईविल पर्सन वहां जाए। अगर कोई बेहतर इंसान वहां जाता है तो विषानग्र को हराने के चांसेस बहुत कम होंगे। हालांकि आशु को यह नहीं पता था कि इतनी अजीब बात क्यों सच होगी। लेकिन अभी फेंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल के पास मेलिसियस इविल लाइफ प्रोविडेंस था, तो क्या उसे ईविल पर्सन माना जा सकता था? यह सोचकर वो अपनी उंगली से बटन प्रेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जीवन ने आशु को एक्सपर्ट्स की रिसर्च के रिजल्ट बताए। सुनने के बाद आशु को लगा कि उनकी रिसर्च काफी रीजनेबल थी। उन्होंने विषानग्र की कुछ स्किल्स को भी डिटरमिन कर लिया था। हालांकि इस इंफॉर्मेशन का विषानग्र को मारने के पर कोई डिसाइसिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि विषानग्र की असली काबिलियत सिर्फ कुछ स्किल्स तक लिमिटेड नहीं हो सकती थी। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि विषानग्र का नेचर था कि वो अच्छे और रहमदिल लोगों को बुली करता था। हालांकि उनका मानना था कि यह सिर्फ लीजेंडरी विषानग्र का कैरेक्टर था। किसी ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस नेचर को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। जीवन के कॉल कटने के बाद आशु ने फेंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल की तरफ थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ देखा।
इन द एंड उसने फैसला किया कि वो फ्यूजन कंटिन्यू नहीं रखेगा। उसने डिसाइड किया कि वो विशानग्र से लड़ने के लिए इसे साथ ले जाएगा, ये देखने के लिए कि क्या इससे काम बन सकता है। आशु जब सहारनपुर की रूइंस में दाखिल हुआ तो उसने टॉर्च ड्रैगन के पास जाने के बजाय ऑयन स्टोन स्टैच्यू को मारने के बाद विशानग्र की तरफ अपना रुख किया। जैसे ही टेंपल के दरवाजे खुले, आशु ने अपने कंपेनियन बीस्ट्स को बुलाया। 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन सबसे आगे था और बाकी कंपेनियन बीस्ट्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हीं में से एक था फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल। जनरल 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन सीधा विशानग्र की तरफ झपटा। विशानग्र भी हर बार की तरह गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन इस बार कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे विशानग्र का पेट भरा हुआ नहीं था, चाहे स्ट्रेंथ हो, स्पीड हो या उसकी अलग अलग स्किल्स। ऐसा लग रहा था कि वो काफी कमजोर हो गया। जिस 6 विंग्ड गार्जियन ड्रैगन को पहले विशानग्र पूरी तरह सुप्रेस करके रखता था, वो अब विशानग्र से बराबरी पर लड़ रहा था। क्या सच में मेलिसिया सिविल लाइफ प्रोविडेंस वर्क कर रहा है? आशु ये देखकर हैरान रह गया। ये अननोन नहीं था कि ये जानबूझकर हो रहा था या इत्तेफाक से, लेकिन विशानग्र ने कभी भी फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल पर खुद से हमला नहीं किया। दूसरी तरफ बाकी एपिक कंपेनियन बीस्ट्स को विशानग्र ने बहुत ही कम समय में मार डाला। हालांकि इवेंचुअली विशानग्र ने ब्लड के रंग के अवतार को भी मार दिया, लेकिन आशु को इसे हराने की कुछ उम्मीद नजर आई। पता नहीं क्या कोई और कंपेनियन बीस्ट है जिसके पास ऐसा ही लाइफ प्रोविडेंस हो। जब आशु ने गेम को क्विट किया तो उसने ऑनलाइन खोजबीन की और कुछ ऐसे कंपेनियन बीस्ट्स मिले भी, लेकिन वे कंपेनियन बीस्ट्स बहुत रेयर थे। इसके अलावा वे फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल से बेहतर नहीं थे। सबसे फेमस उनमें से एक था ताई सुई। वो क्रिएचर ग्रेट पोटेंट लाइफ प्रोविडेंस रखता था और उसमें मिस फॉर्चून का एट्रीब्यूट भी था। वो फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल से भी ज्यादा टेरिफाइंग था। इस लिहाज से फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल अभी भी काफी जेंटल है। कम से कम जिंक्सेस मास्टर उतनी ज्यादा ऑब्वियस तो नहीं लग रही। अभी तक मैंने उसे मुझे परेशानी में डालते नहीं देखा। आशु खुद को दिलासा देने के अंदाज में सोचने लगा। पुराने वक्त में भी तो एक एम्परर था जिसका एक घोड़ा था जो अपने मालिक के लिए जिंक्सेस के ही बराबर था। जो भी उसकी सवारी करता मारा जाता, लेकिन वही एम्परर एक बार इस घोड़े पर चढ़कर एक मुसीबत से बच निकला था। अगर आशु ने यह नहीं देखा होता कि फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल विशानग्र के खिलाफ इफेक्टिव था, तो वो इसे बिना सोचे समझे फ्यूज कर चुका होता। चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, वो मिथिकल पेट से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। उसे जिंदा रखना अपने लिए एक खतरा ही था। लेकिन अब आशु के पास विशानग्र को मारने की पॉसिबिलिटी थी, और यह सब फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल की वजह से था। इसीलिए उसे इसे संभाल कर रखने पर विचार करना पड़ा। आशु सोच रहा था कि पूर्व प्रिंसिपल और उनकी टीम टॉर्च ड्रैगन के टेंपल में नहीं बल्कि विशानग्र के टेंपल में गए हों। अगर ऐसा हुआ था तो टॉर्च ड्रैगन को मारना बेकार होता। उसे फिर भी विशानग्र को मारना ही पड़ता, और ऐसे में उसे फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल की जरूरत होती। लॉजिकली देखा जाए तो कोई कंपेनियन बीस्ट तभी इफेक्ट डालता है जब उसे बुलाया जाए। ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूं कि मैं उसे बुलाऊं ही नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना? लेकिन यह सोचकर भी आशु बेचैन महसूस कर रहा था। वो कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था। शुक्र है कि यह सिर्फ एक टाइगर सोल जनरल है। अगर एक और ताई सुई हुआ तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। यह सोचते हुए आशु ने ताई सुई के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वाला वेब पेज बंद कर दिया। गोल्डन बैटल गॉड हेलबर्ड के रिस्पॉन होते ही आशु बिना देर किए गेम में कूद पड़ा। गोल्डन बैटल गॉड हेलबर्ड के साथ एक इंटेंस लड़ाई के लड़ने बाद आखिरकार डेमोनिक नियोनेट की एंशिएंट सोर्ड से उसने इसे तोड़ डाला। एक क्रिस्टल ड्रॉप हुआ। आशु ने देखा कि यह प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल था। उस एम्बर लाइक क्रिस्टल के अंदर एक गोल्डन त्रिशूल की शैडो थी। उसने उसे उठाकर करीब से देखा और तभी गेम ने तुरंत एक नोटिफिकेशन पेश कर दी। इनसफिशिएंट स्टैट्स, अनमैच्ड लाइफ प्रोविडेंस, रिजेक्ट लाइफ सोल नोटिफिकेशन कि ये सीरीज आशु के दिमाग को झकझोरने के लिए काफी थी। आशु ने अपने फोन पर प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल की इंफॉर्मेशन चेक की और पाया कि गोल्डन बैटल गॉड हेलबर्ड का प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने के लिए 41 स्ट्रेंथ पॉइंट्स की जरूरत थी। ये उन सभी मिथिकल प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल्स में सबसे सिंपल रिक्वायरमेंट थी जिनके बारे में आशु को पता था।
इसमें कोई स्पेशल स्टैट रिक्वायरमेंट नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली आशु अभी भी 41 स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता था। जहां तक लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल की रिक्वायरमेंट्स की बात थी, आशु ने स्मॉल परफेक्शन ऑफ विजडम सूत्रा पर स्विच कर अटेम्प्ट किया। वाकई 8 परफेक्शंस विजडम लाइफ प्रोविडेंस कंपैटिबल था, लेकिन उसके पास लाइफ सोल नहीं था, जिससे यह मिसमैच साबित हुआ। अगर ऐसा है तो अगर मैं स्मॉल परफेक्शन ऑफ विजडम सूत्रा से लाइफ सोल कंडेंस कर लूं और अपनी स्ट्रेंथ को 41 पॉइंट्स तक इंक्रीज कर लूं, तो क्या मैं गोल्डन बैटल गॉड हेल्बर्ट स्किल सीख सकता हूं? आशु ने थोड़ी देर सोचा और महसूस किया कि इसमें कुछ उम्मीद हो सकती है। आशु ने अब तक जिन भी मिथिकल स्किल्स को देखा था, उनमें से ये वो स्किल थी जिसे वो सबसे ज्यादा सीखने की इच्छा रखता था। मैं अपनी स्ट्रेंथ को 41 पॉइंट्स तक कैसे इंक्रीज कर सकता हूं? आशु शुरू से ही इस सवाल को लेकर उलझा हुआ था कि आखिर उसके स्टैट्स इंक्रीज करने का सही मेथड क्या है। अब आशु के दिमाग में एक आइडिया आया। उसकी लाइफ सोल तब फॉर्म हुई थी जब उसने एट्रीब्यूट्स को एब्जॉर्ब किया था, इसीलिए वो सोच रहा था कि अगर उसकी लाइफ सोल परफेक्शन तक इवोल्व हो जाए तो क्या ये उसके स्टैट्स को अफेक्ट कर सकती है। स्ट्रेंथ का पोस्ट फिक्स सन था, बाद में इस इनवर्स एंशिएंट एम्परर लाइफ सोल ने एब्जॉर्ब कर लिया था। अब आशु सोच रहा था कि अगर ये परफेक्शन तक इवोल्व हो जाए तो क्या ये स्ट्रेंथ पर इन्फ्लुएंस डाल सकती है और उसे 41 पॉइंट्स तक इंक्रीज कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।